अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम बात करेंगे कि क्या इमरान खान साहब बाहर आने वाले हैं, क्या उनके केसेस की नोयत है और अब बात किस तरफ जा रही है। जबकि दूसरी तरफ हम आपको ये भी बताएंगे कि जो इस पर भी बात करेंगे कि जो दो बुनियादी टारगेट हैं फौरी तौर पे जो अभी सेटअप बनवाया गया है वो क्या है, और इनको जो रिजर्व सीटें दिलवाई गई हैं, 2/3 मेजॉरिटी दिलवाई गई है, उसके दो बुनियादी अहदाफ फौरी क्या हैं, इस पर भी आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको शुरू करते हैं इमरान खान साहब से बताना। अब इमरान खान साहब का जो तोशाखाना केस है वो तो सजा का सस्पेंड हो गई है, उसमें लाइक मुअत्तल हो गई है। उसके बाद अब इमरान खान साहब और शाहबूद कुरैशी साहब को सजा हुई भी है साइफर केस में। अब साइफर केस का भी आपको पता है, जब वो अंडर ट्रायल था तो सुप्रीम कोर्ट में जब इमरान खान साहब और शाहबूद कुरैशी साहब की बेल का मैटर आया तो वहाँ पे जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब की सरबराही में जो बेंच था, जो बाद में रिटायर हो गए, उस वक्त सीनियर पीरियड जज थे, और अब जो सीनियर पीरियड जज है जस्टिस मंसूर अली शाह वो उस बेंच का हिस्सा थे, जबकि जस्टिस अतर बिल्ला उस बेंच का हिस्सा थे। तो उन्होंने साइफर केस को उड़ा के रख दिया था, उसको बिल्कुल उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया था। उस केस में जो उन्होंने जिस तरह से उस केस पर सवालात पूछे और उस केस में जो उन्होंने लूप होल्स की निशानदेही की थी, तो मैं तो तब भी कहता था कि ये केस उन्होंने वेंटिलेटर पर डाल दिया है। लेकिन उस वेंटिलेटर पर पड़े हुए केस के अंदर भी जाहिर बात है एस्टेब्लिशमेंट पीछे थी, तो उन्होंने सजा सुनवा ली इमरान खान साहब को। अब वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आया तो वहां पे भी इसी किस्म के सवालात उठे हैं कि भाई, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सब पूछते हैं कि भाई ये जो साइफर केस है इसमें आपने ये तो स्टैब्लिश ही नहीं किया कि इमरान खान साहब ने साइफर का कौन सा कंटेंट स्पीच के अंदर पढ़ा है और पब्लिक किया। दूसरी बात जो स्टैब्लिश हुई कि सिर्फ इमरान खान साहब ने, किसी ने भी साइफर की कॉपी वापस नहीं की थी, लेकिन केस सिर्फ इमरान खान साहब और शाहबूद कुरैशी साहब पे बना। तीसरी बात यह है कि वो ये कहते हैं कि अगर सिर्फ आजम खान साहब को निकाल दे इस केस में से, तो इस केस में इमरान खान साहब और शाहबूद कुरैशी साहब के खिलाफ तो कोई विटनेस भी नहीं बचता। और वो विटनेस भी वो है आजम खान, जिनको पहले अगवा किया गया और वो फिर अगवा के कई हफ्तों बाद वज़ीर-ए-आज़म पर आए और उन्होंने आके स्टेट में इमरान खान साहब के खिलाफ वादा अफवाह बन गया, उन्होंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दी। फिर आमिर फारूक साहब कहते हैं कि भाई साइफर कॉपी भी अगर गुमी तो उस गुमने में भी मैक्सिमम 2 साल सजा हो सकती थी। ये इतनी लंबी सजा कैसे सुनाई गई? तो केस तो ये भी नहीं खड़ा हो रहा, और ये भी गिर जाएगा आने वाले दिनों में। जो इद्दत में निकाह वाला केस है वो तो केस ही बहुत घटिया और शर्मनाक है, क्योंकि वहां पर जो शरई हद है वो एक खातून के जो शादीशुदा होगी उनकी तलाक के बाद या उनके खुदा न खास्ता शोहर की वफात के बाद वो जो देखा जाएगा कि क्या उन्होंने अपने 3 जो माहवारी के साइकिल्स हैं वो पूरे कर लिए कि नहीं, और वो भी उस खातून पर छोड़ा जाएगा कि वो बताएगी कि मैंने 3 माहवारी के साइकिल पूरे कर लिए कि नहीं। आम आदमी नहीं उसको जज कर सकता। तो ये किस बुनियाद पर ये इद्दत का एक इंतहाई शर्मनाक और झूठा केस बनाया गया, और ये खावर मालिका जैसे घटिया शख्स को जो ACA से रह के जब आया एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट से, ACE से, और उसने आगे ने केस बनाया, ये शर्मनाक केस। इन लोगों को तो सजाएं मिलनी चाहिए, और इसके पीछे जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे उनको भी सजाएं मिलनी चाहिए, तो केस वो भी नहीं खड़ा हो रहा। ये 3 इमरान खान साहब की बुनियादी सजाएं हैं। तो अब ये ज्यादा अरसा इमरान खान साहब को रखना मुमकिन नहीं रहेगा। अब इस तरह जो दूसरे जो 2 मैटर्स हैं वो है उसका ये क्या नाम है, जो केस है अलकादिर ट्रस्ट का, और जो उनके खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज हुए हैं 9 मई के हमलों में। अब 9 मई के हमलों में किसी केस में सजा दिलवा भी दे तो वो खड़ा नहीं होगा, क्योंकि चीज यह है कि वो अगेन एंड ऑफ द डे इमरान खान साहब तो जेर हिरासत थे,
तो आप कैसे उन पर साबित कर सकते हैं कि उन्होंने 9 मई के बलवे किए? तो वही अगेन बहुत ही फ्रेमलेस मामला है। जहां तक रह गया अलकादर ट्रस्ट, वो एक सीरियस केस है, उसके ऊपर देखते हैं क्या होता है, लेकिन बाकी केसेस तो उड़ने जा रहे हैं। तो फिर इमरान खान साहब, इसका मतलब है आने वाले महीनों में बाहर आने वाले हैं, और अगर वो बाहर आते हैं तो फिर ये देखना होगा कि वो क्या करेंगे। अब साइफर केस में भी उनके ऊपर इल्जाम बहुत भूडा है कि जी उन्होंने वो कौमी मुफाद को खतरे में डाल दिया, साइफर के कंटेंट्स बाहर लीक कर दिए। चीज यह है कि इमरान खान साहब के उस केस के अंदर जो वाहिद मेरी नजर में 2 नंबरी है, वो ये है कि उन्होंने एक उस साइफर की बुनियाद पे एक झूठी पूरी कहानी घड़ दी अमेरिका के खिलाफ कि उन्होंने मेरी हुकूमत को गिराया और डोनाल्ड ट्रंप पे तमाम इल्जाम लगा दिया ना, कि वो एक बड़ी नॉर्मल कन्वर्सेशन थी। तमाम ममालिक के ओहदेदार सफारतकारों को बुला के उस मुल्क के बारे में अपने डिस्प्लेयर कन्वे करते हैं कि हमें उस मुल्क की फलां पॉलिसी से इख्तलाफ है, हमें उस मुल्क की फलां पॉलिसी नापसंद आई है। तो वो उसी तरह की एक रूटीन मीटिंग थी, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने वो डिस्प्लेयर कन्वे किया, खान साहब ने उसको और ही ट्विस्ट दे दिया। इमरान खान साहब को ये एतराफ़ करना चाहिए और बताना चाहिए जो कि अब वो कर भी रहे हैं, लेकिन अभी भी अमेरिका फिर भी करते हैं, लेकिन पूरा सच बोले कि उनको निकालने में जनरल कमरुद्दीन बाजवा का हाथ था। क्यों? क्योंकि वजह यह थी कि ये फौज के अंदर एक टर्म यूज होती है री इन्फोर्समेंट, कि फौज जब भी कोई प्रोजेक्ट करती है तो अगर वो प्रोजेक्ट ना चल पा रहा हो तो उसमें वो कहता है कि चलो रिसोर्सेज मजीद री इन्फोर्स करो इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए। तो इमरान खान साहब को जब लाया गया था तो पहले 3 से 4 माह में कोर कमांडर्स मीटिंग में ये डिस्कशन होने लग गई थी कि ये तो प्रोजेक्ट नहीं चल पा रहा, जो सोच के लाया गया है वो नहीं हो पा रहा है। इमरान खान साहब IMF से प्रोग्राम नहीं साइन करवा पा रहे। असद उमर साहब अजीबो गरीब किस्म की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि नहीं हम IMF का चाहे बगैर मुल्क चला सकते हैं। उसके बाद जो मईशत है इनसे नहीं चल पा रही, तो उस पर फिर वो लेकिन कहता है कि जनरल कमरुद्दीन बाजवा ने कहा कि नहीं बस हम लाए, हमने चलाना है, अभी हम इस तरह इस प्रोजेक्ट को अबैंडन करेंगे। फिर उन्होंने कहा जी री इन्फोर्समेंट करो, तो फिर वो चीज़ें शुरू हुई। फिर असद उमर साहब को निकाला गया, लाए गए हफीज शेख साहब, और सब कुछ एक पूरा गेम प्लान री इन्फोर्समेंट शुरू हुई। लेकिन अल्टीमेटली करते करते जब 2020 का एंड आया तो उस वक्त तक फौज काफी हद तक दिल बर्दाश्ता हो चुकी थी। फिर जिस अंदाज में कैप्टन सफदर साहब और मरीन नवाज साहबा के होटल के रूम के ऊपर अटैक हुआ, वो रेंजर्स वाले IG सिंध को उठा के ले गए, सब कुछ हुआ, तो उसका जो ब्लो बैक था वो बहुत ज्यादा था। तो उस वक्त जो कोर कमांडर्स मीटिंग थी वो बड़ी गर्मा गर्म थी। ये मैं पहले भी काफी दफा किस्सा सुना चुका हूं कि उस बुनियाद पर फिर वहां पे तय हुआ कि एनफ इज एनफ, अब इमरान खान प्रोजेक्ट के अंदर मजीद री इन्फोर्समेंट नहीं की जाएगी और इसको अबेंडन करके अब खत्म किया जाएगा। तो उस वक्त जनरल कमरुद्दीन बाजवा की सरबराही में जो कोर कमांडर थे और मुझे उस वक्त ही डिस्कस हो गया था कि जनरल फैज हमीद को DGISI से हटाया जाएगा, क्योंकि ये इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और उसकी वजह है कि जनरल फैज हमीद का अपना इंटरेस्ट जुड़ गया था कि वो आर्मी चीफ बनना चाहते थे। तो वो जब सब सपोर्ट खींची गई, फिर पहले उसकी झलकी नजर आई जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कौमी असम्बली से सेनेटर मुंतखब हो गए। फिर उसके बाद और भी दीगर चीज़ें होती गई। अल्टीमेटली करते करते इमरान खान साहब गिर गए जाके 2022 के अप्रैल में। तो वो अमेरिका को इल्जाम देना वाज रॉन्ग। ये तमाम काम दिसंबर 2020 से शुरू हो चुका था और फिर इमरान खान साहब अल्टीमेटली गिर गए। तो ये इमरान खान साहब को अपने फॉलोअर से पूरा सच बोलना चाहिए कि जो एस्टेब्लिशमेंट उनको लाई थी उसी एस्टेब्लिशमेंट ने उनको गिराया भी, उसी एस्टेब्लिशमेंट ने उनके खिलाफ साजिश भी की, उसी एस्टेब्लिशमेंट ने उनको अबैंडन भी किया और उसी एस्टेब्लिशमेंट ने उनको गिरवाया भी, तो अब गिराया भी, सॉरी। तो अब जरा आगे आ जाए तो अब जरा पंजाबियों की उर्दू गुलाबी होती है, माजरत। तो अब आगे आ जाए। अब मामला यह है कि ये प्रोजेक्ट री इन्फोर्समेंट की बात हो रही है। तो बात यह है कि जो अभी प्रोजेक्ट बनाया गया है, आपको पता है इसको लॉन्च करने से पहले ही एस्टेब्लिशमेंट को आइडिया हो गया था कि ये प्रोजेक्ट फेल होने जा रहा है।
तो इसकी रीइंफोर्समेंट तो प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले ही कर दी गई थी। इलेक्शन डिले किया गया, कोशिश की गई उस तरह पीटीआई को कट टू साइज किया जाए, सजाएं सुनवाई जाए, आईएमएफ के प्रोग्राम के जरिए मईशत को थोड़ा बेहतर करने की कोशिश की जाए और सब कुछ वगैरह वगैरह, एसआईएफसी, सब कुछ ये प्रोजेक्ट रीइंफोर्समेंट थी। और इसी प्रोजेक्ट रीइंफोर्समेंट के तहत एसआईएफसी बनाएगी, उसमें आर्मी चीफ खुद बैठे, तमाम की तमाम इंटरिम गवर्नमेंट उन्होंने बनवाई, उसके तमाम ओहदेदार फौज की चॉइस थे। फिर आगे आके ये इलेक्शन जिस अंदाज में करवाए गए, उसमें जिस अंदाज में पीटीआई को इलेक्टोरल सिंबल सब कुछ से महरूम किया गया, वो इस प्रोजेक्ट के लिए रीइंफोर्समेंट थी कि इस प्रोजेक्ट को किस तरह से खड़ा किया जाए। फिर जो इलेक्शन बताया जाए उन्होंने मजीद झटका पहुंचाया, लेकिन फिर भी रीइंफोर्समेंट की गई, 2/3 मेजॉरिटी दिलवाई गई, वो रिजर्व सीटें जो बनती भी थी पीटीआई का हक वो नहीं दी गई उनको। तो ये जो रीइंफोर्समेंट की जा रही है ये एक मखसूस अरसे तक की जा सकती है। जैसे जैसे इस रीइंफोर्समेंट के साथ साथ प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ती जाएगी, एस्टेब्लिशमेंट आहिस्ता आहिस्ता ये सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि प्रोजेक्ट अबेंडन करना है, और वो अब आसार नजर आ रहे हैं। क्योंकि वो जो आरफा नूर साहिबा हैं, उन्होंने बड़ा जबरदस्त लास्ट टाइम आर्टिकल लिखा था। उन्होंने कहा कि बरतानवी साम्राज्य ने बरे सगीर छोड़ने का फैसला, पाकिस्तान और इंडिया को छोड़ने का फैसला इसलिए नहीं किया था कि उनको यह एहसास हो गया था कि उन्होंने किसी मुल्क और कौम के ऊपर कब्जा करके एक बुरा काम किया हुआ, या किसी आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की हुई है, या वो कोई काबिज फोर्स है, या वो कोई साम्राज्यी फोर्स है। उनको ये नहीं था। वजह यह थी कि अब बरे सगीर को जेर तसल्लुत रखने की कीमत बहुत बढ़ती जा रही थी, अखराजात बहुत बढ़ गए थे। और दूसरी जंग अजीम के बाद, जिसमें जर्मनी को शिकस्त तो हो गई थी, लेकिन पूरी की पूरी मगरबी दुनिया और बरतानिया जैसी बड़ी कुवत भी मायशी तौर पे बहुत कमजोर हो गई थी, तो वो नहीं अफोर्ड कर सकती थी कि वो बरसगीर को बदस्तूर अपने जेर तसल्लुत रखती। तो उन्होंने फिर 1945 में दूसरी जंग अजीम खत्म हुई, 1947 में दोनों मुल्कों को आजाद करके ये खित्ता छोड़ के चले गए। तो सेम वे जैसे जैसे इस प्रोजेक्ट की कास्ट बढ़ रही है, तो एस्टेब्लिशमेंट अल्टीमेटली सोचेगी कि अब इसको छोड़ना है, इस प्रोजेक्ट को कितना कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल दो बुनियादी मकासद हैं इस प्रोजेक्ट को रिटेन करने के। एक जो नजर आता है, जो एक फेक न्यूज का पूरा बयानिया घड़ा जा रहा है। याद रखिए वही एस्टेब्लिशमेंट है जिससे पहले सोशल मीडिया पर इख्तलाफी आवाजों को दबाने के लिए जो एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियों की नाके दवाजें थी कि एस्टेब्लिशमेंट क्यों तालिबान और अस्करी तंजीमों और ये मजहबी इंतहापसंद तंजीमों को सपोर्ट करती है, क्यों पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करती है, क्यों अदलिया को इस्तेमाल करती है, क्यों कारोबार करती है, क्यों इतने पर्क्स लेती है जमीनें रकबे बने जर्नलों के लिए। इसकी जो नाके दवाजें थी उनको दबाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट 5th जनरेशन वार का एक उन्होंने बयानिया घड़ लिया था। ठीक है, और फिर 5th जनरेशन वार के सोल्जर भी तैयार किए, उनको बड़ी फंडिंग भी की। वो सोशल मीडिया पे दिन रात गद्दारी के फतवे बांटते थे, गालियां देते थे, उनको टीवी स्क्रीनें भी दिलवाई गई। नए नए बहुत से एंकर उस दौर में मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाए, वो गालियां देने लग गए, सबको गद्दार कहने लग गए, फॉरेन फंडेड कहने लग गए, चोर कहने लग गए, वगैरह वगैरह जो उनके मुंह में आता था उन्होंने जमहूरियत को डिस्क्रेडिट किया, सब कुछ किया। अब जमहूरियत और इख्तलाफ राय को डिस्क्रेडिट करने के लिए फेक न्यूज का नया बयानिया घड़ दिया गया कि ये सोशल मीडिया पर तो बड़ा मुल्क दुश्मन अपलोड होता है, ये होता है, वो होता है। पिछले दौर में 5th जनरेशन वार के नाम पर उनके लोग इत्तेहादी थे। अब हमारे मीडिया में से भी बहुत से लोग उनके पेड हैं जो फेक न्यूज के नाम पर उनका बयानिया सर्व कर रहे हैं। उस दौर में पीटीआई 5th जनरेशन के नाम पर हमलावर थी सोशल मीडिया पर, अब उन्होंने नून लीग को हमलावर करवा दिया है फेक न्यूज के नाम पर सोशल मीडिया पर। कई फेक न्यूज डिस्टेबलाइजिंग पाकिस्तान और वगैरह वगैरह इस तरह के ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। और हमारे बहुत से दोस्त यार
दिन रात ट्वीटों की उन्होंने रेस लगाई हुई है। जू जू स्टैब्लिशमेंट से व्हाट्सएप पे मैसेज आता है वो एक ट्वीट और दागते हैं। मैं तो आजकल हंसता हूं उनके देख के, दिन के 14-14, 15-15 ट्वीट करते हैं अपनी ओपिनियन के, और इतनी सतही ओपिनियन होती है कि मुझे हंसी भी आती है कि भाई आप लोगों की सहाफत सिर्फ तब तक थी जब तक नून लीग इक्तदार में नहीं आई थी। जू नून लीग इक्तदार में आई आप लोग प्रोपेगेंडिस्ट बन गए और सहाफत छोड़ दी। अब कोई तहकीकाती सहाफत नहीं कर रहे। पिछले कई महीनों से आप बताएं उनमें से किसी एक ने एक क्रिटिकल स्टोरी हुकूमत के खिलाफ की हो तहकीकाती, एक स्टोरी उनके क्रेडिट पर निकाल के दिखा दे। अब वो कौंसलर बने हुए, फलां गांव का पुल नहीं है पुल बनवा दे, फलां गांव की नाली नहीं पक्की, फलां गली में ना हीरोइन बिकती है। भैया आप लोगों ने कौंसलर का इलेक्शन लड़ा था, गली मोहल्ले के मसाइल हल करवा रहे हो ट्विटर के ऊपर। आप अपना काम करो, स्टोरीज करो। कब एस्टेब्लिशमेंट किसको मुंतखब करवा रही है, किसको कहां पे लगवा रही है, किसको क्या कर रही है, वो नहीं बोलना, क्योंकि उधर तब 7 एलआई बने हुए और फेक न्यूज के नाम पर ये प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ ताकि एस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकारी की जाए। तो उसके लिए जो कवानीन बनाने हैं, जो तरामीम दरकार हैं, जो कुछ दरकार है, वो फिर हुकूमत को एक मजबूत नंबर चाहिए था, उसके लिए फिर ये लोग दिलवाएंगे। दूसरा जो हदफ है वो है कुछ जो अब अफवाहें चल रही हैं, ऐसा लगता है कि वो फिर वो उसी से लाइन आएगा, किसी शख्सियत को इस साल एक्सटेंशन दिलवाई दिलानी है और उसके लिए हुक्मरान जमात के जो कारकुन हैं वो बड़ी आजकल ट्वीट्स भी कर रहे हैं उसकी सपोर्ट में कि जी इनको एक्सटेंशन दे दी जाए। हैं वो जो एक मसाया का कॉन्सेप्ट है ना, इस मुल्क में कभी खत्म ही नहीं होता कि जो भी आता है यही मसीहा है इस मुल्क का, इसको ही रहने दो। हालांकि शख्सियात नागुज़ीर नहीं होती, इदारे और इदारों की पॉलिसियां मैटर करती है कि वो इदारे कितने रिफॉर्म होते हैं। इदारे मुल्क चलाते हैं, शख्सियात नहीं चलाती, यही चीज समझने की है। लेकिन बहरहाल उस शख्सियत को ऑफर तो दी गई है कि आप एक्सटेंशन ले लें और उसके लिए नंबर भी पूरे कर दिए गए हैं। और चीज़ें अगर देखी जाए उस शख्सियत की भी हरकतें, तो कुछ लगता है ऐसा ही है। और तो देखते हैं कि ये क्या है मामला सारा। लेकिन ये फेक न्यूज़ के नाम पर ये कानून साजी तो कर लेंगे, लेकिन उसकी कीमत भी अदा करेंगे। पीका की कानून साजी की कीमत नून लीग के वर्करों ने भी अदा की। जब पिछले दौरे हुकूमत में, जब पीटीआई का दौरे हुकूमत था, तो नून लीग के वर्कर और मुल्क में इख्तलाफी आवाज़ें और सहाफ़ी इसी पीका कानून के तहत उठाए जाते थे, अभी भी उठाए जा रहे हैं। कल को कोई और काला कानून भी इस तरह का बना लेंगे तो वो भी यही काम करेगा। और कल को अगर नून लीग इक़्तिदार से निकाली जाएगी, जो कि निकाली जाएगी, ज़्यादा अरसा नहीं रह सकेगी, तो आप देखेंगे कि फिर इसी तरह की कानून साजी जो हुई होगी उसका शिकार हो रहे होंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको हम अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।